नमस्कार दोस्तों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। रजिया तक हमने बात कर ली थी। 1240 के अंदर रजिया की हत्या हो जाती है और उसके बाद में अपने गुलाम वंश में आगे जो शासक आते हैं उनके बारे में देखते हैं। रजिया के बाद में आगे जो शासक बनता है वो रजिया का भाई ब्राह्म शाह शासक बनता है। 1240 में ये शासक बना था, शासनकाल रहा था इसका 1242 तक। रजिया के बाद में ब्राह्म शाह शासक बनता है और ब्राह्म शाह शासक बनते ही इस समय सत्ता के दो केंद्र हुआ करते थे, ठीक है ना। सत्ता के दो केंद्र हुआ करते थे। सबसे बड़ा पद था सत्ता का सुल्तान। ब्राह्म शाह के शासनकाल में सबसे बड़ा पद कौन सा था? सुल्तान था। सुल्तान से छोटा कौन सा पद था? सुल्तान से छोटा वजीर था। सुल्तान और वजीर के बीच का पद सर्जित करता है, वो पद था नायब का। क्वेश्चन पूछा जाए, नायब पद का सर्जन करने वाला व्यक्ति कौन था, या इस पद को सर्जित किसने किया था? तो किसने किया था? ब्राह्म शाह ने किया था। इस व्यक्ति को, ब्राह्म शाह को सहयोग था किसका? चालीसा दल का। चालीसा दल के सहयोग से, चालीसा दल के सहयोग से ये व्यक्ति बनता है शासक। चालीसा दल का पूरा सपोर्ट होता है, शासक बन जाता है। याद रखना, इसी ब्राह्म शाह के शासनकाल में 1241 में एक लाहौर पर आक्रमण होता है और ये आक्रमण किसने किया था? तो याद रखना, ये आक्रमण हुआ था मंगोलों का। मंगोलों का आक्रमण 1241 में होता है और किस शासक पर हुआ था? ब्राह्म शाह पर हुआ था। अब देखो आगे की बात। इस व्यक्ति ने बलबन को, इसी चालीसा दल का हिस्सा था बलबन। इस चालीसा दल का हिस्सा बलबन, इस बलबन को ये ना एक तो हांसी की जागीर सौंपता है जिसे आजकल हम कहते हैं हिसार, और एक दूसरी जो है वो जागीर सौंपता है रेवाड़ी की। दोनों ही, हांसी और रेवाड़ी, वर्तमान हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। रजिया के बाद में शासक बना है ब्राह्म शाह। 1240 में शासक बनता है और 1242 में मृत्यु हो जाती है इसकी। इस समय सत्ता के दो केंद्र हुआ करते थे। इस समय सत्ता के कितने केंद्र थे? दो केंद्र थे, सुल्तान, और सुल्तान से आगे सीधा पद हुआ करता था किसका? वजीर का। इसने सुल्तान से छोटा पद और वजीर से बड़ा पद सर्जित किया था। दोनों के बीच का पद था नायब। इस व्यक्ति को शासन बनने में सहयोग किसका था? शासक बनने में चालीसा दल का सहयोग था। इसी के शासनकाल में 1241 में लाहौर पर आक्रमण किसका होता है? मंगोलों का होता है। इसी चालीसा दल का हिस्सा बलबन, इस बलबन को इसने दो जागीरें सौंपी थी, एक हांसी की थी और एक रेवाड़ी की थी, ठीक है ना। इसके बाद में शासक बनता है दोस्तों मसूद शाह। कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है सर शासक कब बना था। तो शासक बना था यह 1242 में, और कब तक रहा था? 1246 तक। पूछे कौन था? तो याद रखना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था। इसके बाद में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है इतिहास में बस। इसके बाद में आगे जो शासक बनता है वो शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। कौन बनता है? नासिरुद्दीन महमूद। बात करते हैं नासिरुद्दीन की। नासिरुद्दीन महमूद यह शासक बनता है 1246 में। कब बनता है? 1246 में, और इसने राज किया था 1265 तक। 1265 तक। आपको पता है इस समय चालीसा दल हावी था ही। इसकी राजनीतिक जो शक्तियां थी वो किसके पास थी? चालीसा दल के पास थी। चालीसा दल के पास थी और बलबन इस चालीसा दल का हिस्सा था। बलबन क्या था? इसी चालीसा दल का हिस्सा था। अब देखो बलबन क्या चाल चलता है। बलबन एक इलबारी दुर्ग है। बलबन क्या करता है? इसकी जो राजनीतिक शक्तियां चालीसा दल के पास है, इन शक्तियों को छीनता है। आज से यह शक्तियां बलबन के पास होगी। इसके पास जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान, इन भारतीय मुसलमानों का नेता था, नाम था उसका रेहान।
और ये इनका नेता है और नासिरुद्दीन मोहम्मद का मुख्य वजीर है। चालीसा दल से राजनीतिक शक्तियां छीनते हुए बलबन बनता है, रेहान को हटाता है नया वजीर। बलबन वजीर बनता है और सारी की सारी राजनीतिक शक्तियां अपने पास ले लेता है। सारी शक्तियां बलबन के पास है। इस 20 साल के शासन काल में 20 साल के शासन काल में बलबन शासक न होते हुए भी एक सुल्तान की, एक शासक की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया था। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि है ना, वो कौन सा शासक था जो सुल्तान के पद पर न रहते हुए सुल्तान की सारी शक्तियों को काम में लिया था, तो वो कौन था? बलबन था। अब देखो, नासिरुद्दीन महमूद एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति था। साधारण स्वभाव का होने के कारण इसी व्यक्ति को कहा जाता है दरवेश। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस सुल्तान को दरवेश राजा कहा जाता है, तो वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। 1265 के अंदर इस व्यक्ति को हटाते हुए नया शासक बनता है बलबन। अब हम आगे बलबन के बारे में देखते हैं कि बलबन ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। ठीक है ना, ये बात मैंने सुल्तान नायब वजीर के पद की बताई आपको ब्राह्म शाह के शासन काल से। उसके बाद में है ना, इस बलबन के बारे में बात करते हैं। अब आगे मसूद शाह को बताया, अब आगे बात करते हैं बलबन। बलबन शासक बनता है 1265 में और यह शासक रहा था 87 तक। 1265 से लेकर 87 तक का जो शासन काल है, यह बलबन का शासन काल है। आपको मैंने बताया था कि इस गुलाम मुंशी में इल्तुतमिश के बाद में 40 दल ही हावी था। ये लो 40 दल। 40 दल को शासक बनते ही, बलबन शासक बनते ही बहुत ही क्रूर तरीके से इसका दमन करता है। 40 दल के पास कोई उपाय नहीं है। 40 दल को हटना पड़ेगा। ये क्रूर तरीके से दमन कर देता है। क्यों? अच्छे तरीके से जानता था बलबन कि ना 40 दल की शक्तियां क्या है, इसीलिए ये हटा देता है 40 दल को। बलबन सबसे पहले ध्यान देता है रकत शुद्धता पर। किस पर? रकत शुद्धता पर। इसने सिर्फ इस्लाम के ऊंची जाति के जो लोग थे उन्हीं को दरबार में रखा था। जो नीची जाति के लोग हैं ना, उनमें फर्क समझता था। देखते ऐसा बोलता था कि मैं एक साधारण व्यक्ति को देखता हूं ना, तो मेरी जो नसें हैं वो फटने लग जाती है कि ये साधारण क्यों बना था। सिर्फ ऊंचे धर्म के ऊंचे लोगों के प्रति इसका ध्यान था। यदि पूछा जाए, ये कहा करता था कि एक सुल्तान और एक साधारण मनुष्य, इस दोनों में बहुत फर्क है। अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, अल्लाह का दूत मानता था। अल्लाह का दूत बलबन अपने आप को अल्लाह का दूत मानता था। ठीक है ना। सुल्तान और साधारण मनुष्य में फर्क समझते हुए कहा करता था कि एक साधारण व्यक्ति और सुल्तान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये साधारण व्यक्ति कभी भी सुल्तान नहीं बन सकता। ठीक है। अब देखो, इसकी नीतियों की बात की जाए तो बलबन की थी लोहे रकत की नीति। लोहे रकत की नीति का मतलब यह व्यक्ति तलवार के बल पर राज किया करता था। क्या किया करता था? तलवार के बल पर राज किया करता था। बलबन के बारे में और उल्लेख मिलता है कि है ना, न्याय और सुदृढ़ीकरण दोनों नीतियां रखता था। सुदृढ़ीकरण और न्याय पर भी ध्यान रहता था इसका। सिर्फ न्याय भी ये बड़े लोगों का ही किया करता था, जो धर्म के ऊंचे लोग होते थे उन्हीं के प्रति। और सुदृढ़ीकरण निश्चित नीतियां रखता था ये, है ना। एक इसका सेनापति था बकबक। उस बकबक के हारने के बाद में ना कोड़ों से पिटवाया था जनता के सामने। वो हार जाता है बंगाल के विद्रोह में, तो कोड़ों से पिटवाता है जनता के सामने। लोहे रकत की नीति, सुदृढ़ीकरण की नीति और न्याय की नीति, साम्राज्यवादी नीति, ये चारों नीतियां अपने साथ लेकर चलता था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस बलबन के 2 पुत्र थे। बलबन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था महमूद खान और एक का नाम था बुगरा खान।
महमूद खान और बुगरा खान बलबन के दो बेटे थे। इस महमूद शाह को इसने अपना उत्तराधिकारी मान रखा था। इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह बुरी तरीके से टूट जाता है। ऐसा माना जाता है कि दरबार के अंदर जब यह काम नहीं होता ना, तो एकांत में जाकर बलबन फूट फूट कर रोया करता था। किसके लिए? महमूद खान के लिए। और इसका बेटा था बुगरा का, जो बंगाल का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? बंगाल का। तो जब बंगाल का सूबेदार है तो ये अंतिम समय तक सिर्फ बंगाल की सूबेदारी से ही संतुष्ट रह गया था। इस व्यक्ति ने भारत की राजनीतिक शक्तियों में या राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। नहीं सोचा था इसने कि मैं राजा बनूंगा, सिर्फ बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट रहा था। इस बलबन के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसके ऊपर ईरान की प्रथाओं का महत्व रहा था, असर रहा था। ईरान की प्रथा इसलिए मानता है ये ईरान की प्रथाओं को कि है ना, अपने आप को ईरानी वंशों का उत्पन्न हुआ मानता था कि हम ईरान के जो शासन कर रहे वंश है ना, उसके वंशज है। तो इसलिए इसने अपने दरबार के अंदर दो प्रथाओं का प्रचलन किया था। एक तो थी सिजदा और दूसरी प्रथा थी पायबोस। दो प्रथा लाता है, एक सिजदा और एक पायबोस। क्या होती है सिजदा और क्या होती है पायबोस? सिजदा का मतलब, सिजदा होती है सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर या झुककर सलाम करना, इसको कहा जाता है सिजदा। सुल्तान के पैरों को चूमना, इसको कहा जाता है पायबोस। बलबन क्या करता है? बलबन ने है ना, ईरान या फिर फारसी धर्म का एक त्योहार था, उसका नाम था नौरोज। फारसी धर्म का त्योहार नौरोज की मनाने की जो शुरुआत है वो इसी के शासनकाल से हुई थी। नौरोज मनाना इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, फारसी धर्म के त्योहार नौरोज का प्रचलन कब हुआ था? तो सीधा सा पूछ लिया जाता है। तो याद रखना किसके शासनकाल में हुआ था? बलबन के शासनकाल में हुआ था। सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस जो प्रथाएं थी, इसने बलबन ने शुरू की थी। और दोनों की दोनों प्रथा ईरान धर्म से, ईरान देश से जुड़ी हुई थी। ठीक है ना, फारसी धर्म की थी और ईरान से जुड़ी हुई थी सिजदा और पायबोस। सिजदा का मतलब झुककर या घुटनों के पर बैठकर प्रणाम करना, और पायबोस का मतलब शासक या सुल्तान के पैरों को चूमना। इतना असर था बलबन के ऊपर ईरान का कि इसने अपने पोतों का नाम केकुबात और केम्यूस रखा था। ये जो के शब्द है ना, ये सिर्फ ईरान में ही प्रचलित है, इसीलिए इसने है ना अपने पोतों का नाम केकुबात और केम्यूस रखता है। अब आगे बात आती है कि बलबन के अंतिम समय में उत्तराधिकारी को लेकर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो इसका योग्य पुत्र था महमूद खान, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो बुगरा खान बेटा था, ये बंगाल का सूबेदार था, गवर्नर था बंगाल का। इसको सूचित किया जाता है 1287 के अंदर कि भी आप आओ शासक बनो, बलबन की मृत्यु हो गई है। तो इसने कहा था मैं सिर्फ बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट हूं, मुझे शासक नहीं बनना है। मुझे क्या नहीं करना है? शासक नहीं बनना है। तो ये व्यक्ति शासन में कोई रुचि नहीं लेता है। उसके बाद में जब ये रुचि नहीं लेता है तो उसमें ये थोड़ा आगे चलेंगे, हम बढ़ेंगे तो आगे आएगा ये, आप इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे हम। अब देखो, इसके बाद में शासक बनाया जाता है केकुबाद को। ये थोड़े समय तक शासक रहता है, उसके बाद में लकवा मार देता है। उसके बाद में केम्यूस शासक बनता है, नवजात शिशु था। इसी केम्यूस के शासनकाल में खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो रहा करता था वजीर के पद पर। और उसने वो क्या करता है, अवसर देखकर यहाँ पर इसकी हत्या करता है, केकुबाद की और केम्यूस की। यह लकवे से पीड़ित था और यह नवजात था, दोनों की हत्याएं हो जाती है और भारत की सत्ता पर एक प्रकार से आ जाती है खिलजी क्रांति। क्या हो जाती है? खिलजी क्रांति आ जाती है। अब खिलजी क्रांति क्या थी और खिलजी क्रांति में क्या हुआ था और खिलजी वंश में कैसे कैसे शासक आए थे। अब खिलजी क्रांति की यदि बात की जाए तो आपने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाई है,
कैसे कैसे वो आक्रमण करता है और कैसे भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करता है। खिलजी वंश 1320 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तक चला था। थोड़ा सा शासन काल था लेकिन पढ़ने में बहुत ही रोचक है। इसी से मेरी तरफ से यहाँ पर होता है गुलाम वंश समाप्त। गुलाम वंश समाप्त। अब देखो, जो गुलाम वंश मैंने पढ़ाया है, मैंने सबसे पहले बात आपको 712 ईस्वी से शुरू की थी। भारत के अंदर सिंधी और जो अरबी आक्रमण थे, तुर्क आक्रमण थे, उनसे लेकर और पढ़ा दिए है लगभग 1290 तक का इतिहास मैंने पढ़ा दिया। और 1290 से कल शुरुआत करेंगे और 1320 तक खिलजियों को लेकर जाएंगे। और खिलजी वंश की जो क्लासें हैं वो अगले वीडियो में अपलोड करता हूं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शेयर कमेंट ये चीजें तो आप जानते ही हो, करना जरूरी होता है, तभी एक एजुकेटर को है ना जोश मिलता है। धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्दी पेश करूंगा।